नमस्कार। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जून में 2024 जून में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होने जा रहा है। हर साल होता है, साल में 2 बार। तो जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उन सभी लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट है। अगर आप भी क्लास को लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ में फर्स्ट पेपर की भी क्लास अगर आप करना चाहते हैं, दोनों लेते हैं तो उसमें आपको पेपर में छूट जाती है फीस में। दोनों फर्स्ट पेपर प्लस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो इसी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चाहे तो संस्था के नंबर पे 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं मैं जून 2024 के लिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसका बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसका फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है। शाम 5 बजे से यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट है। अगर कोई भी छात्र छात्रा इच्छुक है तो संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट है। अब इसके पहले जो छात्र हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी नेट जेआरएफ में, आप सबको दिखा दूं मैं कि आज के पेपर का ये कटिंग है। 2023 के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में अगर बात करें तो छाई है टीचर्स एकेडमी। आप देख सकते हैं, बच्चे हैं, शालिनी जी हैं, संजय जी हैं, आदर्श जी हैं, आनंद जी हैं, भारती जी हैं, भावना, दीपक, देवेंद्र, सुप्रिया, अंजलि, ज्योति, सीमा, सत्यजीत, नेहा, प्रवीण, सौम्या, धनंजय, शालिनी, सीमा, शोभनाथ, उत्कर्ष, सिमरन। ये वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेस ली हैं और यूपी में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम में सफलता हासिल की। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेशन जो है शुरू करते हैं। ठीक है, और ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। क्या है तो कानून क्या है? तो हमने विधि और न्याय सिद्धांत में विधि, कानून और न्याय की थ्योरी पढ़ी थी, दंड की थ्योरी पढ़ी थी। उसी संबंधित प्रश्न है, किसने ये डिफिनेशन दी है? पाला द्वारा, सालमन द्वारा, ऑस्टिन द्वारा, विल्सन द्वारा, किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग बताएं कि एक्चुअल में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। चलिए बताएं, फटाफट बताना शुरू करें। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, एक ऑप्शन इसमें से गलत है, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे पाला लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली नाम है पाउंड। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया था। तो इनके द्वारा है, सालमन द्वारा है, ऑस्टिन द्वारा है, डब्ल्यू विल्सन द्वारा है। किसके द्वारा ये डिफिनेशन दी गई थी? अब इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये डिफिनेशन जो दी थी वो सालमन साहब ने दी थी कि कानून जो है, नियमों का वह समूह है, कानून नियमों का समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये कानून है, इसका उल्लंघन अगर आप करेंगे तो आप दंड के भागीदार होंगे। आपके इसमें टॉपिक में विधि एवं दंड, न्याय एवं दंड का सिद्धांत जो है दिया गया है। सिद्धांत और टॉपिक में आप इसे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहां पे द्वितीय नहीं होगा, यहां पे है द्वितत्वीय। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मास्लो ने किया है, मैकग्रेगर ने किया है, आर लिकर्ट ने किया है, हर्जबर्ग ने किया है। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। नमस्कार सब लोग को। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन, 4 ऑप्शन देखिए। द्वितत्वीय सिद्धांत का होता क्या है? जब व्यक्ति को अपने काम में संतुष्टि नहीं मिलती तो उसका ध्यान इधर उधर जाता है, और जहां पर वो कार्य कर रहा होता है, जब व्यक्ति को अपने कार्य से संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसका ध्यान क्या होता है? इधर उधर भटकने लगता है। ठीक है, जहां पे वो काम कर रहा होता है। और जब व्यक्ति का मन संतुष्ट रहता है तो उसका काम में और मन लगता है। तो यहाँ पे 2 तरह की चीजें हो गई।
जब काम में मन नहीं लग रहा है तो मन भटक रहा है इधर उधर, और जब लग रहा है तो उस काम को करने का और मन करता है। इसे द्वितत्वीय सिद्धांत कहा गया है, और ये हर्ज़बर्ग जी ने ये थ्योरी दी थी। किसने दी थी? हर्ज़बर्ग जी ने ये थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ठीक है, जापान के संविधान से। ये पूछा कहां से लिया गया है। ये जो ये अनुच्छेद 14 आप भारत देश के संविधान में भाग 3 जब आप देखते हैं, मूल अधिकार पढ़ते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा कि विधियों के समान संरक्षण, ये वाक्य लिखा हुआ है कि विधियों के समान संरक्षण सभी को दिया जाएगा। ये हमने किस देश के संविधान से लेने का काम किया है? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर सही है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। देश में तानाशाही के उदय से राजनीतिक दल ही क्या है? हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यानी राजनीतिक दल के माध्यम से ही हमारी रक्षा हो सकती है तानाशाही सरकार से। किसने कहा था? मैकाइवर ने कहा था, फाइनर ने कहा था, ब्राइस ने कहा, लास्की ने कहा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये प्रश्न जिन्होंने कहा है, राजनीतिक दल का समर्थन जिन्होंने किया है, वो लास्की साहब ने कहा है। लास्की साहब ने कहा है कि देश को अगर तानाशाही से बचाना है और तानाशाही से लोगों की रक्षा करनी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा राजनीतिक दल होगा। क्योंकि जब राजनीतिक दल होंगे तो जनता उसका चुनाव करेगी, और चुनाव करेगी तो योग्य आदमियों को चुनेगी सरकार चलाने के लिए, तो तानाशाही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आंसर जो सही है वो सही है आपका क्या? लास्की। लास्की इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, टुवर्ड्स स्ट्रगल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। टुवर्ड्स स्ट्रगल शीर्षक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी और जवाहरलाल नेहरू जी। के किताब किसने लिखी थी? ठीक है, तो ये किताब किसने? महात्मा गांधी ने लिखी, जेपी नारायण जी ने लिखी, राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी, या फिर जो है नेहरू जी ने लिखी थी। ठीक है, फोर्थ का डी बता रहे हैं। यहाँ पे आंसर जो है 5th का बताना है। तो 5th का आंसर हम बताते हैं। ये किताब जिन्होंने लिखी, मैं आपको बता हिंट देता हूँ, वो एक राजनीतिक भी थे, समाज सेवी भी थे, लेखक भी थे, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम है संपूर्ण क्रांति, और इसके बारे में अभी हमने इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ये प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था, संपूर्ण क्रांति क्या? तो वहाँ पे जो आंसर था वही आंसर यहाँ पे भी है। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जो लोग दे रहे हैं कि सर जयप्रकाश नारायण, तो इन्हीं की किताब थी। गुड इवनिंग। तो जयप्रकाश नारायण जी ने टुवर्ड्स स्ट्रगल की जो है शीर्षक किताब लिखी थी, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया था। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा था मैंने, तो यानी ये जयप्रकाश नारायण जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 2 प्रश्न तो आपको यहीं पे मिल गए कि दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न, दिदांत का अर्थ क्या है? देखिए, दिदांत यहां पूछ रहा है कि दिदांत का अर्थ क्या है? महान शक्तियों के बीच में सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तनावों की समाप्ति, या फिर तनावों का शैथिल्य। ये क्या होगा? देखिए, दिदांत शब्द जो है, पहली बात तो जान लीजिए, ये जो दिदांत शब्द बना हुआ है, ये डियर, ये क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है ये? फ्रेंच शब्द है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? जब अमेरिका और सोवियत संघ जो एक दूसरे के खिलाफ थे, अमेरिका जहां पूंजीवाद की बात करता था, यूएसएसआर सोवियत संघ जो था वो साम्यवाद की बात करता था। तो दोनों के बीच में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तनाव में कमी और उसमें बढ़ने वाली सहयोग एवं शांतिपूर्ण की भावना के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया था कि तनाव में कमी आए, यानी तनाव में क्या है? कमी। समाप्ति की बात नहीं किया, कमी, यानी तनाव में शैथिल्य। इसका आंसर क्या है? शैथिल्य। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विवाद चल रहा था, उसके बाद जो है ये तनाव में कमी करने के लिए, उसमें सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। भैया तनाव में शैथिल्यता लाइए, तो ये उस समय इस्तेमाल किया गया था, फ्रेंच वर्ड है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, डी सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
बिल्कुल प्रतिभा जी, बिल्कुल डी। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा था? लास्की ने, ब्राइस ने, लोवेल ने, या फिर बर्क साहब ने कहा था? ये किसका स्टेटमेंट रहा है ये? ठीक है, लॉवेल है। ठीक है, लॉवेल साहब किसका स्टेटमेंट है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है भाई, इनका मानना था कि जो राजनीतिक दल है ना, इन चारों में से जो भी नाम है, उनका ये मानना था कि राजनीतिक दल जो होता है, उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि राजनीतिक दल सदियों से चले आ रहे हैं। स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि राजनीतिक दल सदियों से चले आ रहे हैं और जनतंत्र से कहीं अधिक पुराना है। ये स्लोगन था इस तरीके से। बस उसी को पूछा है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से अधिक प्राचीन है, तो ये आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आंसर बिल्कुल है, जो लोग कह रहे हैं कि सब बी होगा, ब्राइस, उनका आंसर यहाँ पे सही है। यह स्टेटमेंट ब्राइस साहब का है। ब्राइस जी ने इस बात को कहा था। ठीक है, ब्राइस जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव बहुत फेमस है। आईआर हमने पढ़ा था, जो पुराने बच्चे हैं, अभी तो नए बच्चों को पढ़ाया नहीं गया है। आईआर जब हमने पढ़ा था मिखाइल गोर्बाचोव, तो उसमें ने क्या प्रस्तावित किया था? पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता, ग्लासनोस्त और पेरोस्तिका, चीन के साथ संबंध, पूर्वी यूरोप का सैन्यीकरण। आईआर का प्रश्न है ये। आईआर का प्रश्न जो है ये है, बताइए क्या होगा? पेरोस्तिका। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या पेश किया था? इन्होंने जो पेश किया था, चारों में से ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताइए। गुड इवनिंग मोहम्मद अली जी, स्वागत है। 7th का बी होगा सर, इसमें कह रहे हैं बी नहीं, इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। ग्लासनोस्त और पेरोस्तिका, ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है, बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अली जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द रशियन वर्ड है, बिल्कुल सही आंसर है। हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि ये पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और ये आया हुआ है। नेट जेआरएफ में पूछा गया प्रश्न है, सिर्फ नेट जेआरएफ में नहीं पूछा है डियर, बल्कि पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगर आप पीजीटी का पेपर देखेंगे साल 2005 का, तो 2005 का पेपर देखेंगे पीजीटी का, तो आपको ये प्रश्न वहां भी दिख जाएगा। तो बिल्कुल सही प्रतिभा जी, वंदना जी, हाँ बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलंबो प्रस्ताव, यही मैंने बताया था। कोलंबो प्रस्ताव क्या था? भारत चीन विवाद था, सीमा विवाद से था, भारत श्रीलंका की तमिल समस्या से था, भारत श्रीलंका के आपसी मतभेद से था, या उपयुक्त में से किसी भी व्याख्या से नहीं था, किसी से नहीं था। भारत कोलंबो पूछा गया प्रश्न है। कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित था? आपको पता है यह प्रस्ताव जो है, इसकी शुरुआत कब की गई? ये हुआ कब? 1962 में हुआ था। पड़ोसी देशों द्वारा लाया गया था युद्ध के बाद, और इन देशों ने 1962 में कोलंबो में एक सम्मेलन किया था। ठीक है, 1962 में कोलंबो में क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था। कोलंबो में सम्मेलन हुआ था युद्ध के बाद, और उस सम्मेलन में पांच सूत्र स्वीकार किए गए थे, 5 बातें उसमें एक्सेप्ट की गई थी। तो इसका संबंध किससे था, किस विवाद से था? तो मैं आपको बता दूं, इसका संबंध जो था, पीएन सर बता रहे हैं लोग, इसका संबंध जो था वो भारत चीन सीमा विवाद से था। भारत चीन सीमा विवाद से था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाएगा। बिल्कुल मोहम्मद अली जी कह रहे हैं सर ए होगा, बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वंदना जी भी कह रही हैं सर ए ही है, प्रतिभा जी भी कह रही हैं ए ही है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन डियर, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका, कौन सी रिट मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्तम अग्रदूत है? प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। ये सब क्या है? ये सब रिट हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, तो उस समय रिट जारी करता है। तो ये रिट जो है, जो यहाँ पूछा गया, मानव स्वतंत्रता का सबसे उत्तम या सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है, क्या है? इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है। ये प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है पूछना किस अधिकार से है। बंदी प्रत्यक्षी का मतलब जो बंदी गिरफ्तार किया गया होता है उसको सशरीर
पेश करना होता है जज के सामने। और परमादेश का मतलब होता है सबसे बड़ा आदेश, यानी हम आदेश देते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है हम आदेश देते हैं। तो आंसर यहाँ पे देखिए आना शुरू हो रहा है। मैं आपको बता दूं इसमें सबसे सटीक आंसर जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीकों से अगर उसे अरेस्ट किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से अगर उसे अरेस्ट किया गया तो वो उसके अधिकारों का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया कि सर आपने हमें तो फर्जी में गिरफ्तार कर लिया। तो ये उसके अधिकारों का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। और जब उल्लंघन होता है तो ये मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत मानी जाती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को जारी करता है कि जिससे आपने अरेस्ट किया है, बंदी बनाया है, उसको हमारे सामने पेश करिए। हम भी देखें तो किसे आप बंदी बनाए हैं, कानूनी तरीके से किए हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से किए हैं। और सबसे बेहतरीन यही होता है, बिल्कुल 10th का बी नहीं होगा डियर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसने इस नियम का प्रतिपादन किया कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? मैक्स वेबर साहब थे, पार्किंसन साहब थे, नॉर्थफील्ड पार्किंसन साहब, रैमजे म्योर साहब है और पीटर ड्रकर साहब थे। किसने ये थ्योरी दी थी बताइए कि कर्मचारी जो होते हैं एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? जब आप लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो उसमें टॉपिक आता है और इसका कहीं ना कहीं संबंध जो है आईआर से भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। तो कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। भाई एक कर्मचारी है बड़ा है, दूसरा छोटा है, वो उसके लिए कार्य उत्पन्न करेगा, वो उसके लिए कार्य उत्पन्न करेगा, या फिर वो किसी और के लिए कार्य उत्पन्न करेगा या उसके लिए करेगा। तो एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं कर्मचारी। ये थ्योरी किसने दी थी? तो यहाँ पे उस सटीक आंसर जो लोग बता रहे हैं, मैं आपको मैक्स वेबर साहब थे, नॉर्थफील्ड पार्किंसन साहब थे, रैमजे म्योर साहब थे, पीटर ड्रकर साहब थे। तो बिल्कुल आंसर यहाँ पे क्या सही है, पार्किंसन साहब। पार्किंसन साहब ने ये थ्योरी दी थी कि कर्मचारी जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। एक दूसरे के लिए कार्य, प्रतिभा जी कह रही है ए होगा, ए नहीं है डियर, नॉर्थफील्ड पार्किंसन साहब है, ठीक है, ए नहीं है डियर, पार्किंसन इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद अली जी भी ए ही बता रहे हैं ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन डियर। ठीक, अगले चले हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वारसा पैक्ट समाप्त हुआ जुलाई 1990, 1991, जुलाई, अगस्त 1990, इनमें से कोई भी नहीं। वारसा पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आईआर में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे नाटो के बारे में तो आप देखते हैं कि नाटो जो ग्रुप है उसमें पश्चिमी जर्मनी के शामिल होने के बाद ही सोवियत संघ और उसके ऊपर निर्भर जो राज्य थे उनके बीच वारसा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो में जब पश्चिमी जर्मनी जब शामिल हुआ उसके तुरंत बाद ही सोवियत संघ और उसके जो आश्रित राज्य थे उनके बीच में क्या हुआ था, वारसा संधि पर सिग्नेचर हुआ था, वारसा संधि पर साइन किया गया था। ठीक, गुड इवनिंग करुणा जी, साइन किया गया था। और ये एक पारस्परिक क्या था, ये एक पारस्परिक रक्षा समझौता था। क्या था ये, रक्षा समझौता। पारस्परिक मतलब दोनों के लिए था, ठीक है, रक्षा समझौता का रक्षा करेंगे, जिसे पश्चिमी देशों ने, ये हो गया। अब शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो उससे समाप्त होने के माहौल में ही ये समाप्त कर दिया गया था। तो कब समाप्त किया गया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा, बी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, जुलाई 1991। उसमें भी ये भी लिख लीजिएगा, 1 जुलाई 1991 को समाप्त किया गया था। ठीक, 1 जुलाई को। तो आंसर आपका सही है बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकासवादी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद, अराजकतावाद। और किसका संबंध है किससे, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, बर्नस्टीन, क्रोपाटकिन। और नीचे कूट दिया हुआ है, आपको कूट देखना है और कूट देख करके आपको प्रश्न का जवाब देना है। चलिए कूट देते हैं। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसकी बात करें तो विकासवादी समाजवाद की बात कौन करता है,
तो विकासवादी समाजवाद की बात करता है बर्नस्टीन साहब करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद कई बार मैंने क्लास में नाम लिया है, कार्ल मार्क्स। जब मैंने कार्ल मार्क्स पढ़ाया था तब भी बताया था, और जब मैंने मार्क्सवाद पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। थिंकर और थ्योरी दोनों में बताया था ये। इनका संबंध कार्ल मार्क्स साहब से है। काल्पनिक समाजवाद की अगर हम बात करें तो सेंट साइमन ने इसकी बात की थी, और अराजकतावाद की अगर हम बात करें तो क्रोपाटकिन की। यानी अगर ऑप्शन देखें तो 3, 1, 2, 4। अब 3, 1 बी नहीं, इसमें नहीं है, ए ऑप्शन ही है। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ये थ्योरीज मैंने आपको बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये वैज्ञानिक समाजवाद था। मैंने क्लास में कहा था सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक समाजवाद, इसके बारे में जब मैंने पढ़ाया था, और 2 बार इसको क्लास में बताया था। एक बार मार्क्सवाद थ्योरी पढ़ाते हुए, और एक बार जब विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स पढ़ रहे थे तब भी इसको जिक्र किया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ए इज द करेक्ट ऑप्शन डियर, ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का कौन सा काम नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, अंतरराष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। कौन सा काम इसमें से ऐसा है जो ब्यूरोक्रेसी या कह सकते हैं नौकरशाही का नहीं होता है? कौन सा कार्य ऐसा होता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो प्रेसिडेंट मैंने पढ़ाया था। इतना हिंट दे रहा हूं, प्रेसिडेंट जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें एक बात बताया था कि जब भी संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, सेशन नहीं होता है, और उस दौरान कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, कानून बनाना जरूरी है, तो उस समय देश के राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी अध्यादेश जारी नहीं करता। तो यहाँ पे जो नहीं है वो क्या है? अध्यादेश की घोषणा करना। अध्यादेश की घोषणा करना यही नहीं है, अध्यादेश की घोषणा करना। राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, बिल्कुल मदद करते हैं। नौकरशाही जो अधिकारी होते हैं हर मंत्री के साथ होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी होते हैं, वो भी एडवाइस देते हैं बिल्कुल क्या बात करना है कि नहीं होगा, होता है। और अध्यादेश की घोषणा लेकिन राष्ट्रपति करता है। सबको पता है अध्यादेश की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अभी रिसेंटली हमने प्रेसिडेंट पढ़ा है, उसके बावजूद भी आंसर आप लोग गलत किए हैं। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। संप्रभुता की बात कहा गया, मैंने कहा था संप्रभुता 2 तरीके की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाहरी संप्रभुता होती है। यहां पे प्रश्न आया है कि बाहरी संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया? ग्रोसियस साहब ने दिया, ओपेनहाइमर साहब ने दिया, कांट ने दिया, या फिर रूसो ने दिया? बाहरी संप्रभुता की बात यहाँ पे की गई है, आंतरिक संप्रभुता की बात इसमें नहीं की गई। देखिए बाहरी संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो और क्या होता है इसका मतलब कि राज्य किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? जो राज्य होता है, राज्य किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। राज्य किसी बाहरी शक्ति के अधीन बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करने में वो पूरी तरीके से क्या है? स्वतंत्र है। वह दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। ये होता है बाहरी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है, सर्वोच्च होता है। तो राज्य सर्वोच्च है, चाहे जिस देश से संबंध स्थापित कर सकता है, और किसी बाहरी देश के अधीन नहीं है। तो बाहरी रूप से भी क्या है? वो संप्रभु है, सर्वोच्च है। और ये विचार सबसे पहले जिसने दिया था उनका नाम था ग्रोसियस। तो बिल्कुल सही है, बी आंसर नहीं होगा नीरज कुमारी जी। प्रतिभा करुणा बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रोसियस इज द करेक्ट ऑप्शन डियर, ग्रोसियस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, केसी वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के हास का अर्थ है? केसी वियर एक ने किताब लिखी थी, ठीक है, इनकी पुस्तक थी तेने जिस लेयर, तेने जिस लेयर।
ठीक है, ये नहीं किताब थी किसकी, केसी वियर साहब की, तेने जिस लेयर। इसमें इन्होंने व्यवस्थापिकाओं के हास्र, व्यवस्थापिका का मतलब जो कानून बनाने का काम करती है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका, विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहते हैं। हास का मतलब हुआ यहाँ पे नुकसान, तो व्यवस्थापिका का नुकसान होता है, व्यवस्थापिका का हास होता है, उसका अर्थ इन्होंने अपनी किताब तेरे जिस लेयर में बताया है। और इस किताब में इन्होंने क्या बताया है, इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है क्या उनकी कानूनी शक्तियों में कमी नहीं, उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति में अवनति नहीं, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनके स्थिति में उतार, उनके स्थिति में उतार। ठीक है, ये आंसर सही है। इसका मीनिंग यही होता है कि दूसरी संस्थाओं की, जो विधायिका के अलावा अन्य संस्थाएं हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका, और दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनके स्थिति में उतार, व्यवस्थापिका की स्थिति में उतार। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे से, इसका मतलब ये होता है, इन्होंने अपनी किताब में बताया है। बिल्कुल सी सही है प्रतिभा जी। ठीक, अगला प्रश्न, आ न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के राइटर कौन है। आ न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। CD बर्न साहब हैं, ब्राइस हैं, लास्की हैं, मौत से तुंग हैं। आ न्यू डेमोक्रेसी राइटर कौन, किताब के राइटर कौन है। ठीक है, देखिए बहुत ही फेमस किताब है ये, और यह अवधारणा जो है मैं आपको बताऊं, क्रांतिकारी चीन में 4 सोशल क्लास सिद्धांत के आधार पर आधारित है। चीन में लोकतंत्र किसी अन्य देश से निर्णायक रूप से अलग रास्ता लेगा। उन्होंने साफ साफ कहा था चीन ने कि तीसरी दुनिया के देशों को अपनी सामाजिक और भौतिक स्थिति को देखते हुए लोकतंत्र का अनूठा रास्ता अपनाने की हिदायत दी थी कि भैया पूरे विश्व में हम देख रहे हैं लोकतंत्र कैसा है, तो उससे अलग और उससे अनूठा रास्ता अपनाने की हिदायत दी थी चाइना ने, और आज है भी, आज चाइना में है भी। तो इस किताब में इसका जिक्र किया गया है। तो ये किताब किसने लिखी है, आ न्यू डेमोक्रेसी, माओ त्से तुंग ने लिखी है। बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सभी लोग का आंसर सही है, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम बताइए। आपको पता है कार्ल मार्क्स जब हमने पढ़ा था तो उसकी एक जो थ्योरीज थी, द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बारे में पढ़ा था, शुरू से लेके कैसे कैसे रहा है, कि पहले ही कैसे दास प्रथा थी, कैसे कैसे सिस्टम बना, शुरू से ही वर्ग विभाजन रहा है, कभी किसान और मजदूर, और कभी किसान और पूंजीपतियों का रहा, कभी मजदूर और उद्योगपतियों का रहा, शुरू से इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की थी, यानी एक कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अगर हम बात करें तो समाज की संरचना जो थी वो जिन परतों में थी, प्राथमिकता के हिसाब से सही क्रम लगाना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कौन आएगा, उत्पादन के संबंध, विचारधारा या उत्पादन की शक्तियां, कानूनी और राजनीतिक संगठन। सबसे पहले इसमें आता है डियर उत्पादन की शक्तियां, कि उत्पादन की शक्तियां किसके पास हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 3, दूसरा होगा विचारधारा, नहीं, दूसरा होगा उत्पादन के संबंध, ये होगा 1, कि किस तरह से उत्पादन करते हैं, उनका उससे क्या संबंध है, जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं उस पर उनका मालिकाना हक है। फिर आएगा कानूनी और राजनीतिक संगठन 4, और फिर आएगा लास्ट में विचारधारा, की आइडियोलॉजी क्या है, क्यों उत्पादन कर रहे हैं, बेचेंगे या फिर पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत बांटेंगे, क्या है। तो 3 1 4 2, और इसमें कहीं है 3 1 4, 3 4 1 2 है, नहीं नहीं है क्या, है तो 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी।
ये प्रतिभा जी ने बता दिया पहले, 18वें का बी होगा सर। वंदना जी बता दिए हैं, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन डियर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन आमंड के, आमंड और पावेल हम लोग पढ़ते हैं, अक्सर यहां से प्रश्न आते हैं। आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली, हित को प्रदर्शित करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? संस्थात्मक संरचनाएं, समुदायात्मक संरचनाएं, प्रजातीय संरचनाएं, प्रदर्शनात्मक संरचनाएं, कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है? आमंड साहब ने जो बात बताई हित अभिव्यक्त करने की, अपने हितों को प्रकट करने के लिए, कौन सा इसमें जो है नहीं है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने आमंड साहब ने दबाव समूह को क्या किया था, दबाव समूह को 4 श्रेणियों में बांटा था। और दबाव समूह क्या होते हैं मैंने कुछ दिन पहले ही क्लास में बताया था कि दबाव समूह कोई राजनीतिक दल नहीं होते हैं, बल्कि अपने हित को अभिव्यक्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। तो उसमें जब आमंड साहब ने बताया, उसका वर्गीकरण किया, तो उसमें क्या नहीं था इसमें से? तो जब उन्होंने इसका वर्गीकरण किया ना, इसका वर्गीकरण किया, तो इसमें संस्थात्मक संरचनाएं थी, समुदायात्मक संरचनाएं थी, प्रजाति संरचनाएं नहीं थी, प्रदर्शनात्मक संरचनाएं थी। ये तीसरा जो है पॉइंट ये नहीं था। ठीक है, बिल्कुल नहीं था, अच्छे से याद रखिएगा। संस्थागत था, समुदायक था और प्रदर्शनात्मक था, और एक क्या था? और ये नहीं था तो और क्या था? एक था चमत्कारिक संरचना, चमत्कारिक, वो था, उसकी जगह पे ये लिखा हुआ है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 19वें का कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, ना डी है, सी बिल्कुल। प्रतिभा जी, नीरज जी, बिल्कुल सी इज द करेक्ट ऑप्शन। करुणा जी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये नहीं था। ये बहुत अक्सर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मांसबरी का दैत्य, ये अक्सर पूछा जाता है, मांसबरी का दैत्य, मांसबरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है? यह कथन कहाँ लागू होता है? किसके लिए था? हॉब्स के लिए, लॉक के लिए, हीगल के लिए, मार्क्स के लिए। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। भाई ये मांसबरी नाम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें से जो 4 नाम आपके दिए हैं ना, उनका जन्म ही इसी जगह पे हुआ था, मॉब्सबरी जगह पे हुआ था, और उसे मॉब्सबरी का दैत्य कहा जाता था। तो किसका जन्म हुआ था? हॉब्स का, लॉक का, हीगल का, मार्क्स का, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं, उन्होंने देखा है मध्यम वर्ग का उदय देखा है, उन्होंने चार्ल्स प्रथम को फांसी देखा है, बहुत सारे। ठीक है, तो उनको मार्क्सबरी का दैत्य कहा जाता है। ये कौन थे? तो मैंने बताया है क्लास में कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ है। और जो पुराने बच्चे हैं उनके पास जो विचारक का नोट्स मैंने भेजा था हैंड रिटन वाला, उसमें पहले या दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, और इसीलिए उनको मार्क्सबरी का दैत्य कहते हैं। किसको कहा गया था? सुषमा रावत जी बता रही हैं बी। किसका बता रही हैं? बिल्कुल आंसर यहाँ पे है थॉमस हॉब्स। हॉब्स साहब का ही जन्म यहीं पे हुआ था, इनको मार्क्सबरी का दैत्य कहते हैं। करुणा चौहान जी कह रही ए होगा, नीरज कुमारी जी भी कह रही हैं सर ए ही होगा। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ही होगा, ए ही होगा। चलिए फिर आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था पिछली क्लास में कि सर प्रैक्टिस सेट बढ़ा दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ा दीजिएगा प्रश्नों की, तो वो अगली क्लास से आपको बढ़ी मिलेगी। यानी आज है थर्सडे, सैटरडे को शाम 4 बजे जब आपसे मुलाकात होगी तो आप प्रश्नों की संख्या उसमें बढ़ी रहेगी, इसका दुगना रहेगी। ठीक है। और आज एक छात्रा ने, जिन्होंने जो हमारी संस्था से जुड़ी है टीचर्स एकेडमी से, और क्लास लेती हैं, एडमिशन लिया है, उनका एक सुझाव आया था हमारे पास। तो सुझाव पे हम पहले भी काम किए हैं। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जब प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही हमने कराया है। प्लेटो से आए प्रश्न, अरस्तु से आए प्रश्न, राष्ट्रपति से आए प्रश्न, विधायिका से आए प्रश्न, इस तरह से न्यायपालिका से आए प्रश्न, ऐसे हमने कराया।
लेकिन उन्होंने कहा कि सर अब पर डे इस तरह से होना चाहिए, तो अगली बार जो क्लास हमारा होगा तो हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ में कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, तो अपने उसी पुरानी पद्धति को हम शुरू कर रहे हैं। यही टॉपिक वाइज प्रश्न जैसा कि हर बार मिलता है। अभी हमने टॉपिक वाइज प्रश्न इसलिए नहीं शुरू किया था क्योंकि अभी उतने टॉपिक्स हुए, नया बैच स्टार्ट था, उतने ज़्यादा टॉपिक हुए नहीं थे। अब मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3 यानी मूल अधिकार, फिर नीति देशक तत्व, फिर संघ की कार्यपालिका विधायिका, फिर राज्य की कार्यपालिका विधायिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, स्थानीय स्वशासन, बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं। और हम लोग न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। तो कल से आपका टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा परसों से। जैसे मैंने बताया टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 4 बजे आप लोगों की क्लास होती है। जहां भी रहिए जुड़ जाया करिए, ठीक है। और मैं आपको एक सूचना और दे दूं, अगर इस क्लास को मैं हो सकता है जो शाम 4 बजे में लिए आपके लिए लेके आता हूं, ये क्लास शाम 6 बजे से करने जा रहा हूं मैं भाई, शाम 6 बजे से करने जा रहा हूं मैं। और लेकिन जब शाम 6 बजे से करूंगा तो याद रखिएगा ये रेगुलर होगी। रेगुलर का मतलब पर डे होगी 6 से 7। गुड इवनिंग नेहा जी, काफ़ी देर कर दिया। तो शाम 6 बजे से रेगुलर होगी प्रैक्टिस क्लास। 4 बजे आप लोगों की जो क्लास होगी वो जो मैं शॉर्ट वीडियो आपके लेके आता हूं, मैं शाम 6 बजे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वो लेके आऊँगा। 5 बजे से आपकी पेड क्लास होगी, ठीक है। और जैसा भी सूचना होगी आपके टेलीग्राम में डाल देंगे। जाने से पहले फिर कहना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं जून में, उनका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर का बैच भी कल से स्टार्ट हुआ है, न्यू एकदम फ्रेश, शाम 5 बजे से। तो अगर आप सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, साथ में फर्स्ट पेपर भी लेना चाहते हैं, तो आपको छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या, हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल अगर बिजी है, नहीं लग पा रहा है, तो व्हाट्सअप छोड़िए, आपको रिप्लाई जाएगा, ठीक है। चलिए, आप भी इन सभी छात्र छात्राओं की तरह सफलता अर्जित करिए जिन्होंने यूपी के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बिहार, बीपीएससी, नेट जेआरएफ में सफलता अर्जित की है। बहुत कम बच्चे हैं, पेपर में एक साथ अपत्ति फोटो छापेंगे नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल शाम 4 बजे, तब तक दीजिए इजाजत। जाने से पहले पेड वाले बच्चों की क्लास होगी 5 बजे से, बने रहेंगे। नमस्कार। किसके लिए नो सर कह रहे हैं कि नीरज जी?